हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मिड कैप स्टॉक। बहुत दिन में हमें कोई मिड कैप स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय से रिक्वायरमेंट आ रही थी हमारे व्यूअर्स की कि जरूर हम कुछ ऐसी मिड कैप कंपनीज देखें जो कि आगे बढ़ के ऑलरेडी स्टेब्लिश भी हो चुकी हैं एक लेवल तक और आगे बढ़ के ये लार्ज कैप्स भी बन सकती हैं और अपना अच्छा अच्छा हमें पोर्टफोलियो रिटर्न दे सकती हैं। तो कुछ ऐसा हमने आज सर्च किया है और एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको हमेशा बताते हैं ये चैनल जस्ट एक डिस्कशन के लिए है, एक अवेयरनेस के लिए, आपको बताने के लिए है कि ऐसे-ऐसे जेम्स भी हैं, ऐसी-ऐसी कंपनीज भी हैं जो हमने कभी-कभी सुनी नहीं होती हैं, लेकिन वो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। तो अगर आपने नाम गेस कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको सबके फर्स्ट लेटर दिए हैं, अगर आपने नाम गेस कर लिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उसका कुछ पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है कि रिटेल फ्लोट जस्ट 6%, इतना कम रिटेल फ्लोट मतलब कि बहुत पॉजिटिव है कि बहुत जल्दी प्राइस का मूवमेंट हमें मिल सकता है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए उन्होंने अभी जस्ट सितंबर का जो भी और रिवाइज़ गाइडेंस मिली है हमें मैनेजमेंट से जो कि बहुत प्लस पॉइंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी कैसे काम करती है, कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या कर रही है, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आगे बढ़ें तो प्लीज़ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम हर वीकेंड एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करके लेके आते हैं, जो कि कुछ अनसुनी सी होती हैं, कुछ अनडिस्कस्ड होती हैं, तो उसमें से हमें ऐसा उम्मीद होती है कि वो जो कंपनी है वो आगे बढ़ सकती हैं। तो प्लीज़ हमारे वीकेंड वीडियोज़ के लिए हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो चलते हैं और नेक्स्ट अब आप बताते हैं, अब ये कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। ये नॉन बैंकिंग ग्रुप है, माइक्रो फाइनेंस इसको हम बहुत पर्टिकुलरली बोलेंगे जो आरबीआई एक अलग करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस कंपनीज होती है एनबीएफसीज, बैंकिंग कंपनीज होती हैं और एक माइक्रो फाइनेंस होती हैं। तो ये माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, आगे चल के हम बात करेंगे। बजाज फाइनेंस है लेकिन बजाज फाइनेंस इज एनबीएफसी कंपनी, लेकिन अगर पर्टिकुलरली माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इंडिया की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है कि जो अपने आप में एक बड़ा नाम अपना रखती है कि सबसे लार्जेस्ट इंडिया में है और अभी भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और बहुत कम इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो हर बैंक की एक चिंता होती है कि भाई हमारा जो परफॉर्मिंग एसेट है वो कम होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कम होना चाहिए एंड ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होना चाहिए। ये बहुत कम है और भी कम कर रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ हमने जस्ट पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि हमने जो वीडियोज़ डिस्कस किए हैं, जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जिस पे वीडियो बनाए हैं हमने, वो सब यहाँ पे हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उसमें प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर वीडियोज़ को देखिए और समझिए इन कंपनीज़ के बारे में क्योंकि अभी भी इन कंपनियों में काफ़ी स्ट्रेंथ बची है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये कंपनी क्लोज़ हो चुकी है क्योंकि हम जो कंपनीज़ लेके आते हैं वो बहुत एक डिसेंट टाइम पीरियड के लिए होती हैं कि मिनिमम 6 टू 7 मंथ्स रखें और मैक्सिमम जो है वो 3, 4, 5 इयर्स और या डिपेंडिंग ऑन द कंपनी हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन हमेशा फिर हम बताएँगे आपको कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं, ना हम सेबी से रजिस्टर्ड हैं, ना हम इतने क्वालिफाइड हैं, लेकिन जस्ट एक अवेयरनेस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आगे वीडियो को देखते रहिए। तो अगेन डिस्क्लेमर हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अभी इन्होंने रिजल्ट भी दिया है क्वार्टर 2 का, तो उसको डिस्कस करेंगे और एक छोटा-सा चेंज किया हमने कि हम एक पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा कि पहले हम अब तक नेगेटिविटी देखते थे, लेकिन हम एक स्लाइड बनाया जिसमें हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी फ्रेंड्स हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पे और आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। यूएसडी 2.7 बिलियन का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा है। 4.60 मिलियन कस्टमर्स हैं, 46 लाख कस्टमर्स हैं इनके पास में और 19,240 मतलब लगभग 20,000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉइज़ हैं। मैं आपको बताऊँगा ये सारे नंबर बढ़ रहे हैं, सारे नंबर बढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमने बताया इनके पास 46 लाख बोरोवर्स हैं, ग्रॉस अंडर मैनेजमेंट है, 364 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम करते हैं और उसमें से इन्होंने 1877 ब्रांचेस इन्होंने इसमें खोली हुई हैं। तो ये बिलीव करते हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड करें, उनको ब्रांचेस खोलें और 25 ईयर्स से ज़्यादा की इसकी हिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी। बड़ी ही डिसेंट इसकी स्टार्टिंग हुई थी।
एक लेडी हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था कर्नाटका में और वो एक लेडी ग्रुप के लिए वो ग लोन करती थी। उन्होंने भी एक बुक से इंस्पायर होके सब काम किया था। फिर उसके बाद में ये सब स्टार्टिंग बहुत नेसेंट हुई, बहुत छोटी हुई, उसके बाद ये एनबीएफसी कंपनी बनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनी और आज ये प्रोफेशनल्स के द्वारा इसको रन किया जाता है। तो इसके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स बहुत ही स्पेशल मुझे लगे इनके कि क्या और उनको बोलते हैं लोग ग्रामीण कूटा। तो माइक्रो फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस में ये लोग हैं, इनकम जनरेशन लोन मतलब आपको छोटे-छोटे लोन चाहिए 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए इस टाइप के लोन ये देते हैं और लोन को भी देने का बड़ा अच्छा स्पेशल तरीका है जो हमें समझ में आया जिससे कि इनको सिक्योर क्योंकि सारा का सारा अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें डील करना बहुत मुश्किल होता है। आप कहीं भी अपने बैंक्स में जाइए और आपको अगर पर्सनल लोन भी लेना है तो आपसे अगर कुछ भी नहीं लेंगे तो कम से कम आपसे आपका आईटीआर और ये सब कंपनी के बारे में आप कहाँ काम करते हैं, क्या है, उसके लेटर दे दीजिए, वो सब देखते हैं। तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी वो भी रखते हैं। बाकी होम लोन तो सारे सिक्योर्ड ही होते हैं क्योंकि सारा पेपर्स उनके पास होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इट्स टोटली एक ऐसे ग्रुप ऐसे फील्ड में है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है कि बिल्कुल आप या फिर बोल सकते हैं कि बड़ा एग्रेसिव फील्ड है कि कोई भी सारा अनसिक्योर्ड लोन है, सारा अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ भी आप उनसे ले नहीं सकते, ज़मीन के कागज़ या कुछ भी। लेकिन आप छोटे-छोटे लोन देंगे, उनकी रिकवरी से ग्रुप में ये लोन दे देते हैं, फैमिली वेलफेयर, इमरजेंसी लोन, उन्नति लोन, तो इस प्रकार से ये आप ये लोन देते हैं। अगर बात करें सर्टिफ़िकेशंस की, तो सर्टिफ़िकेशंस बहुत अच्छे-अच्छे इनके पास हैं, ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफ़िकेशन है इनके पास में और भी बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस हैं, जो कि एक बैंक के एक एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास में होना चाहिए। और ये हम मैनेजमेंट की टीम के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा अलग से पॉइंट रहता ही है। अगर हम प्रेज़ेंस की बात करें इनकी तो प्रेज़ेंस इनकी बहुत अच्छी है। अभी तक ये अपने 16 स्टेट्स में आ चुके हैं, 1 यूनियन टेरिटरी में हैं, 1877 ब्रांच खोल चुके हैं और 19,240 19,240 एम्प्लॉइज़ हैं इनके, जो कि सर्व कर रहे हैं इनको इनके 46 लाख कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है। मेजर जो इनका स्टार्टिंग हुई है और जो इनका प्रेजेंस है वो है तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं लेकिन इसके बाद इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया तो केरला में देख लीजिए पुडुचेरी, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात सब जगह आ चुके हैं और ये सब बढ़ रहे हैं। अभी इनको थोड़ा-सा ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, कुछ स्टेट बचे हैं जिनको कवर करना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि पैन इंडिया प्रेजेंस है, ग्रॉस एईएम, एक्टिव बोरोवर सब इनके बढ़ रहे हैं। सब इनके बढ़ रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना अच्छा स्पीडली बढ़ रहा है, एक्टिव बोरोवर्स इनके बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स आप देखिए कि वो इन्होंने जो है उसमें 15 उसमें रखा है कि डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने बढ़ाए हैं। 15 स्टेट्स में थे लास्ट 3 ईयर से लेकिन अपने आप को डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने काफ़ी बढ़ाया कि एक स्टेट में पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने अपनी प्रेज़ेंस को देना शुरू किया। और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस भी जो है इन्होंने उसको वो बढ़ी हैं। आप जो शुरू हुई थी मैंने बताया आपको कि बहुत रीसेंट इसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद में ये एनबीएफसी में कन्वर्ट हुई, एक माइक्रो फाइनेंस ग्रुप बनी और अब जो है ये एक प्रोफेशनल्स ग्रुप है, उनके द्वारा ये चलाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, उसके द्वारा ये चलाई जाती है। अब इस टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर उदय कुमार हेब्बार जी, सीईओ हैं गणेश नारायण जी, ये गणेश नारायण जी को अवार्ड भी मिला है, हम आगे जाके देखेंगे अवार्ड्स एंड फंक्शन इनको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और पूरे एक प्रोफेशनल टीम है जो इसको मैनेज करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल ओन्ड पर्सन है, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो इसको ओन करते हैं। आप किसी भी आप वेबसाइट जाके आप देख सकते हैं इनके बारे में, एक-एक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि इनकी स्टडीज़ कितनी हुई है, इनको कितना एक्सपीरियंस है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो मैंने इसको जब नोट किया तो देखा कि सभी लोग हाइली प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छा-अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। कुछ जो एमडी हैं इनके वो सिंडिकेट बैंक से रिटायर्ड हैं और 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से आप जिनको भी आप देखोगे वो बहुत अच्छे-अच्छे इनके जो ऑफिसर्स हैं सभी वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड हैं और लगता है कि बिल्कुल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो इसी प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप उसको भी जाके उनको देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके सब कुछ इनमें दिया हुआ है। अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। आप भी खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, स्क्रीनर है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सब प्रोवाइड करती हैं। हमें थोड़ा-सा इसका इंटरफेस अच्छा लगता है स्क्रीनर का तो हम उसको यूज़ करते हैं, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कैसी भी। तो जैसे मैंने बताया कि ये मिड कैप में है तो 24,900 ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,571 है। इस प्राइस को देख के कभी भी ना सोचिए, कई बार अभी भी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये तो महँगा हो गया है, ये तो 5,000 का है, 2,000 का है, 1,500 का है, महँगा है, ₹10 के सस्ते हैं। इसमें हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आपके कितना इनकम है, कितना मार्केट कैप है डिवाइडेड बाय आपके कितने शेयर्स हैं।
शेयर्स कम इश्यू किए हुए हैं तो ज़रूर क जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको, और अगर शेयर्स बहुत ज़्यादा इश्यू कर देते हैं कुछ कंपनीज़ तो उसके प्राइस लो हो जाते हैं। तो उसपे मत जाइएगा, आपको जो देखनी है बाकी चीज़ें देखनी है, समझनी है, उसका प्राइस टू अर्निंग देखना है, आपको पी रेशियो देखना है, 21 है, बहुत डिसेंट है, बहुत ठीक है इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आरओई, आरओसीई की बात करें तो आरओई जो है वो ठीक है, थोड़ा-सा हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो 17.8% है। हम इनका जो बैंक्स होती हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, उसमें हमने हमेशा बताया कि आपको ये देखना चाहिए रिटर्न ऑन एसेट्स कितना कर रहे हैं लोग। तो ये देखिए 4.2% एक अच्छा डिसेंट है। और हमें जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि लास्ट 3 इयर्स का ये जो सीएजीआर कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं 27.5% से लास्ट 3 ईयर्स से ये सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, और प्रॉफिट तो उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं 36.1% से। तो हम ये देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छे ग्रोथ में है। लास्ट भी इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने 102% किया है। तो प्रॉफिट पे अच्छा ध्यान है, कॉस्ट को कम कैसे करें उस पे अच्छा ध्यान है, क्योंकि मैं सब प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड है। और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं इसी ग्रुप में बजाज फाइनेंस के बारे में, जो कि एक लीडर कंपनी है एनबीएफसी में, तो उससे इसके जो इसके रेशियोज़ हैं, बहुत काफ़ी कंपेरेबल हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग की, तो बजाज फाइनेंस अभी वो कर रहा है 34.67 पे, तो क्रेडिट एक्सेस है 21 पे। हम बात करते हैं अगर इनके जो करंट मार्केट, ये सबसे मेन फैक्टर होता है करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, तो 7.60 का एक हाई रेशियो पे डील अभी ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस, लेकिन अभी ये लोग हैं 4.31। 4.31 भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है कि अगर ये 4 या 3 तक ला सकें इसको, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम सीधे चलते हैं इनके इन्वेस्टर्स पे और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, ये प्रोमोटर्स के पास 74 अभी इन्होंने रिसेंटली डिक्रीज़ किया जून में, 66 पे आए हैं ये लोग। और उसके बाद आप देखिए एफआईआईज़ हैं, कितने भर-भर के इनको खरीद रहे हैं। एफआईआईज़ 11.46% एफआईआईज़ हैं। डीआईआईज़ देखिए तो 15.78% हैं। तो इन्होंने सारा, अगर शेयर यहाँ से निकले हैं, प्रमोटर्स के हाथ से निकले हैं, तो वो सीधे पहुँच गए हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के पास में, और पब्लिक के ने भी से भी इन्होंने शेयर खींच के और अपने पास लिए हैं, तो ओनली 6% का रिटेल फ्लोट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। आप अगर किसी कंपनी में पब्लिक रिटेल फ्लोट बहुत कम है, तो आप ये मान के चलना कि इसमें क्या होता है, जब भी कोई मूवमेंट आएगा प्राइस का तो बड़ा फास्ट आएगा, क्योंकि क्योंकि जो रिटेल होने वाले जो शेयर्स है वो बहुत कम बचे हैं। तो क्योंकि जो मार्केट का जो फंडामेंटल है उसका, मार्केट का, शेयर मार्केट का, कि आपका डिमांड और सप्लाई गेम होता है। तो अगर एफआईआई जीआईज हमेशा आते हैं, थोड़े लंबे समय के लिए रहते हैं, तो आप देख के रहना कि जो रिटेल फ्लोट है वो बहुत कम है, वो खरीदेगा बेचेगा, तो उसका वो बहुत कम रेशियो है। 6% में उसको सब कुछ करना है, तो बहुत जल्दी प्राइस का मूवमेंट इसमें अच्छा आएगा, और डाउन भी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाकी के पास बहुत अच्छे शेयर्स हैं और उनको वो इंटैक्ट बनाए हुए हैं, बढ़ा भी रहे हैं। आप देखिए 9.5 से 11 किया, 11 से 15 किया, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, सो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो अभी हम थोड़ा-सा और देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो अभी अपना वो दिया है, सबमिट किया है रिजल्ट्स हाफ ईयरली का और क्वार्टर 2 का, तो उसके अनुसार इन्होंने काफ़ी अच्छे फिगर्स इन्होंने दिए हैं। पैट भी काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, 98% वाई-ओ-वाई इन्होंने अपना पैट बढ़ाया है। ग्रॉस एनपीए कितना कम है, नेट एनपीए तो बिल्कुल 0.24 है, जो कि इतने अनसिक्योर्ड लोन में ये लोग हैं फिर भी। क्योंकि मैंने इनको जब पढ़ा है तो देखा है कि बड़ा तरीके से काम करते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा खोलते हैं, वहाँ पे वहीं के लोगों को जो वहाँ के यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको रखते हैं, उनको बिल्कुल टेकी बनाते हैं। उनको उनके हाथ में उनका पाम टॉप और लैपटॉप वगैरह रहता है, और वो बिल्कुल डिजिटलाइज़ होके काम करते हैं, कोशिश करते हैं, और एक ऐसा वो कर लेते हैं कि जैसे ग्रुप में ही आपने ग्रुप में ही लोगों को लिया और उनको ग्रुप लैंडिंग की, तो एक-दूसरे के सब वो सिक्योरिटी वाले हो जाते हैं कि एक-दूसरे की सब सिक्योरिटी लेते हैं, जिससे कि क्या है, ग्रुप सिक्योरिटी बन जाती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी इनके पास टेक्निक्स हैं जो पुराने उसमें चली आ रही हैं, और इन्होंने ब्रांचेस भी देखिए खोली हैं, 11% से वाई-ओ-वाई ब्रांचेस इंक्रीज़ की हैं, और ये सब आप जाके इनके जो इन्होंने सबमिट किया है अभी अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। आप एनएसए की वेबसाइट पे या स्क्रीन पर कहीं भी जाके आप देख सकते हैं, और उनको आपको पढ़ना चाहिए इनके बारे में कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एम्प्लॉइज़ देखिए आप बढ़ा रहे हैं। ये 20% से इन्होंने एम्प्लॉइज़ बढ़ाए हैं। तो लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स रखते हैं, ज़्यादा आई थिंक कॉस्ट भी नहीं आती है, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी काफ़ी इनका ठीक है, डिसेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे जिस पे हम थोड़े बुलिश हुए।
कि कैसे हम सोच रहे हैं कि ये कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है। तो मुझे थोड़ा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है ना बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने देखो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको और अच्छा दिखेगा। अ, ग्रोथ लोन का जो पोर्टफोलियो है उसका ग्रोथ का इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी फाइनेंशियल ईयर की, तो इन्होंने जो गाइडेंस दी थी, वो 24 टू 25% दी थी, ठीक है? तो अभी भी इनकी रिवाइज़ गाइडेंस जो है वो 24-25 बनी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो कि पहले इनका 35 टू 36% था, लेकिन इन्होंने उसको घटाया कि हम लोग जो है उसको कॉस्ट टू इनकम रेशियो उसको कम करेंगे और हम लोग 31 टू 33 पे आएँगे। रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि एक नॉन बैंकिंग या बैंकिंग ग्रुप के लिए अच्छा होता है समझना, उसको इन्होंने रखा था कि 4.7 से 4.9 हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स रहेगा, लेकिन उन्होंने रिवाइज़ गाइडेंस दी है और किसी बेस पे दी है कि मोर बैलेंस ग्रोथ आ रही है और रोबस्ट सीआरआर मिल रहा है, तो 5.4 से 5.6% का रिटर्न ऑन एसेट्स करेंगे। बहुत मैसिव है, अच्छा है किसी भी एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस के लिए एंड बैंकिंग ग्रुप के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 20 और 21 का इन्होंने गाइडेंस दिया था और अपने हाफ ईयर के रिजल्ट में के बाद इन्होंने इसको बढ़ाकर 24 टू 25% कर दिया कि हम आरओई जो करेंगे वो 24 टू 25% का करेंगे। तो इन सबको देखते हुए और सबके पास रीज़न्स हैं, कैसे हो पाएगा कैसे हो पाएगा? तो हाई एसेट क्वालिटी बढ़ गई है, इन सब के कारण इन लोगों ने इसको बढ़ाया है। और तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये लोग अपना कोई असेसमेंट भी करते रहते हैं और एक प्रेरणा सेल्फ बारे में तो ये इंडिया का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस ग्रो इंस्टीट्यूशन है और स्टिल अपना ग्रोथ लोन पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। अभी इसने वाई-ओवाई 36% का इंक्रीज़ किया है। डिसेंट आरओई है पर प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी अच्छा है 21-22% का 21 पे है। आरओए काफ़ी अच्छा है और आपकी गाइडेंस भी अच्छी मिल रही है और वेरी लो रिटेल फ्लोट है जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा, जस्ट 6% का। तो ये इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पैट बढ़ा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को घटा रहे हैं, एनपीएस को नेट एनपीएस को, तो ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप होता है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत रोल प्ले करती हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया कि आपको ऐसे लोन नहीं देना, वैसे देना है या ये ऐसे करना है, वैसा करना है, तो वो अपने आप में एक थ्रेट हो सकता है। तो ये मेरे को लगा कि एक थ्रेट है, लेकिन ये एक अभी अनसीन थ्रेट है, तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। रिसेंट डिक्रीज़ जो आया प्रमोटर होल्डिंग का, तो कुछ लोगों को लगेगा इसलिए मैंने रख दिया है, लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि प्रमोटर से निकल के शेयर किसके पास गए हैं? अगर पब्लिक में आ जाते तो फिर एक डर रहता कि ऐसा क्यों? पब्लिक के पास आ गए हैं, मतलब कुछ भी कोई नहीं लेगा तो पब्लिक के पास इसका मतलब। लेकिन अभी किसके पास है? डीआईआईज़ के पास में और एफआईआईज़ के पास में और डीआईआईज़ भी आप देखो कैसे सारे सारे म्यूचुअल फंड है, सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसको रखा हुआ है। तो अगर हम समझते हैं ना म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में हम लगाते हैं और पैसा इस टाइप की कंपनी में आता है क्योंकि वो लोग रिसर्च कर लेते हैं और रिसर्च करके वो समझते हैं कि हाँ, ये कंपनीज़ अच्छी हैं, तो इस टाइप से उसमें पैसा लगाते हैं। आप जाके दोबारा देखिएगा कि किस कैसे-कैसे इनके पास जो डीआईएस है कौन है, सारे म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास में। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो मुझे लगा 4 के पास में है, 5 के पास में, उनको कम होना चाहिए। वो प्राइस टू बुक वैल्यू इनको ज़रूर को ध्यान देना चाहिए कि ये जितना कम कर सकें इनके लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी इन जो मार्केट के लीडर्स हैं उनके उनसे बहुत अच्छा है, उनसे बहुत अच्छा है। मैंने बजाज फाइनेंस का देखा था 7.9 के आस-पास है, तो इनका तो बहुत अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू है, ऑलमोस्ट 4 टू 5 के आस-पास है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था इस वीक का वीडियो और हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा टाइम हमारा ज़रूर लगता है वीडियो में और लोगों को बहुत शिकायत है कि आप बहुत लेंथी वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमेशा उनसे कहता हूँ कि बहुत बड़े डिसीजंस आप लेते हैं और आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं, किसी को अपना चेक काट के दे रहे हैं, लो जी मेरे बैंक से ये पैसे निकाल लो, रखो इसको और बढ़ाओ। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, क्या है, नहीं क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या वो कंपनी हमारा पैसा लेके बढ़ाएगी या उसको घटा के वापस कर देगी या नहीं भी वापस करेगी, तो वो सब देखना होता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम दोगे तो और खुद का उसके बाद भी मैं कहूँगा कि इतना सब सुनने के बाद भी आपको खुद जाना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही डिसीज़न लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप अब तक बने हुए हैं तो और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं stockbasisrahul@gmail.com पे। हम आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू वहाँ पे कर सकते हैं, आपसे कोई एडवाइस है तो वो आप हम समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था इस वीक का वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी के एनालिसिस के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।